Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे जिसमें हमने शादियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार की शादियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हो कि हिंदी में आप लव मैरिज को क्या कहते हैं, यानी कि लव मैरिज को हिंदी में क्या कहा जाता है। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें 8 प्रकार की शादियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 प्रकार की शादियों को उच्च कोटि का माना गया है और 4 प्रकार की जो शादियां होती हैं उनको निम्न कोटि का माना गया है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे जो हमारी अर्ली सोसाइटीज हैं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर हम गोत्र के बारे में पढ़ रहे थे कि गोत्र किस तरीके से, गोत्र के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, शादियां की जाती हैं। कई बार ऐसे कुछ परिवार होते हैं या सोसाइटीज होती हैं जो अपने गोत्र में ही शादी करना पसंद करते हैं, और कई बार ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो अपने गोत्र से बाहर शादियां करनी पसंद करते हैं। तो इसी सीरीज में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 8 प्रकार की शादियां कौन सी होती हैं और किनको उच्च कोटि की शादियां माना जाता है और किसको निम्न कोटि की शादियां माना जाता है। देखें, ये आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। जैसे आपका जो चैप्टर है उसमें 4 प्रकार की जो मैरिज हैं उनकी फॉर्म को बताया गया है, लेकिन हम इस पे 8 प्रकार की जो फॉर्म है, शादियां हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें हमारा एक जो मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो 8 शादियां हैं वो हमारे शास्त्रों में क्या है, वर्णित हैं। तो देखें, जो ये शास्त्र है जिसका नाम क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर ये 8 प्रकार की क्या बनाई गई हैं, शादियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो कौन सा मनुस्मृति के अंदर इनके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। पहली जो शादी जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्म विवाह कहा जाता है। यानी कि ब्रह्म विवाह किस तरीके से होता है। जैसे जो लड़की होती है उसके पिताजी उसके लिए वर चुनते हैं। जैसे आज की सोसाइटी में ज्यादातर जो शादियां देखी जाती हैं जिसमें लड़की के पिता वर को चुनते हैं। पहले वर को देखा जाता है, फिर उसके बाद लड़की को आपके परिवार में देखने आते हैं, फिर दोनों परिवारों की सहमति के बाद क्या है, कौन सी शादी होती है, ब्रह्म विवाह होती है। इसको सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक योग्य वर को ढूंढते हैं। कौन ढूंढते हैं, पिता ढूंढते हैं और लड़की की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। इसी तरीके से इस शादी में जो उपहार, जैसे आज जो उपहार है, जो आपके गिफ्ट्स जो होते थे जो लड़की को दिए जाते थे, आज उसने दहेज का रूप ले लिया है। लेकिन पुराने टाइम में भी ऐसा होता था कि उपहार दिए जाते थे अपनी बेटी को, कि ताकि उसको जब वो नए माहौल में जाए ना तो उसको बहुत अजीब एहसास ना हो, इसलिए उपहार दिए जाते थे। लेकिन आज की सोसाइटी में क्या बन गया है, दहेज प्रथा को बहुत बड़े लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी डिमांड्स की जाती हैं। कहां पर, जो वर पक्ष होता है उसकी तरफ से ज्यादा डिमांड की जाती है। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, कुछ समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बगैर दहेज के भी शादियां करते हैं। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज क्या कहलाती है, ब्रह्म विवाह कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रह्म विवाह। अब दूसरा देखें, ये क्या है, देव विवाह। यानी कि देव विवाह ये पुराने टाइम में परफॉर्म किया जाता था। यानी कि देव विवाह जो शादियां हैं वो पुराने टाइम में होती थी। अब ये शादी का रूप नहीं देखा जाता। देखो क्या होता है इसमें जो ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण जो क्या करता है, यज्ञ करता है। यानी कि बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, जिसमें बहुत बेहतरीन जो क्या है, जो ब्राह्मण होगा या ऋषि कह सकते हैं, ऋषि होगा, वो क्या करेगा, वो उसी के साथ अपनी बेटी की क्या कर देगा, शादी कर देगा। यानी कि देव विवाह के अंदर ऐसा होता है कि देव विवाह में जो ब्राह्मण यज्ञ करता है उसी को पिता के द्वारा बेटी का दान कर दिया जाता है।
तो ये जो विवाह है ये आज के टाइम में परफॉर्म नहीं किया जाता। आज भी ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है या फिर जो ऋषि कम्युनिटी है वो इसी ब्रह्म विवाह को क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये सेकंड रूप हो गया कि शादी, एक तो ब्रह्म विवाह होता है, दूसरा क्या है, देव विवाह होता है। क्या होता है, देव विवाह। इसमें कई बार इस फॉर्म में ऐसा भी देखा गया है कि जो कन्या है, कन्या अपने पिता की अनुमति के साथ, स्वयं उसकी पसंद के साथ, यानी कि परमिशन पिताजी की भी है और लड़की की भी पसंद है, इसको इस रूप में भी देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पर है आर्ष विवाह। क्या है, आर्ष विवाह। अब ध्यान से सुनना, आर्ष विवाह में क्या होता है। इसमें होता है जो गाय होती है, गाय या फिर क्या है, बैल की जोड़ी, बैल की जोड़ी किसको दी जाती थी, जो वधू होती थी, वधू पक्ष को दी जाती। और ये क्या है, जैसे कई बार होता है ना कि हम जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास जो योग्य वर होता है वो जाता है और वो क्या लेकर जाता है, वो उनके पास लेकर जाता है या गाय की जोड़ी या फिर बैल की जोड़ी लेकर जाता है, यानी कि 2 गाय या फिर 2 बैल लेकर जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम आपकी जो कन्या है उसके साथ क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यानी कि वर जो लड़की होती है उसके पिताजी के पास जाते हैं और क्या लेकर जाते हैं, गाय या बैल की जोड़ी को लेकर जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, अगर पेरेंट्स उसको स्वीकार कर लेते हैं तो पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर देते हैं, उस व्यक्ति के साथ कर देते हैं जो क्या लेकर आता है, बैलों की जोड़ी या गाय की जोड़ी लेकर आता है। इसको नेगेटिव फॉर्म नहीं माना जाता क्योंकि ये एक प्रपोजल की तरह होता था। कैसे होता था, प्रपोजल की मैं आपकी बेटी के साथ क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अगर पेरेंट्स इसको स्वीकार करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो वहां से वापस लौट जाते थे। और जो गाय और बैल की जोड़ी होती थी वो वर और वधू को वापस दे दी जाती थी। तो इस तरीके से ये थर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज कहलाती है, जिसको आर्ष विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ष विवाह। आगे देखें, प्रजापत्य। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि लव मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर आएगा। देखो क्या है, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में जो आपका अभिजात वर्ग होता है, अभिजात बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कई सारे चैप्टर्स के अंदर इसके बारे में एक्सप्लेन होता है, जिसको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट्स। इसको अभिजात वर्ग या फिर अमीर वर्ग भी कह सकते हैं। अब एक पिता है, पिता क्या करेगा, एक अमीर वर्ग में, यानी कि पिता खुद गरीब है, एक अमीर वर्ग में एक वर को देखेगा और वहां पर उसको पसंद करके फिर अपनी बेटे की शादी क्या करेगा, उस जो अभिजात वर्ग के जो वर है, लड़का है, उसके साथ अपनी बेटी की क्या कर देगा, शादी कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, प्रजापत्य विवाह कहते हैं। यानी कि पिता की मर्जी रहती है, इसमें लड़की से ज्यादा ऐसे कन्वर्सेशन नहीं होती कि तुम पसंद करती हो या नहीं करती हो, इस तरह की कोई भी बातें नहीं होती हैं। प्रजापत्य विवाह के अंदर पिता एक बहुत अच्छा परिवार देखकर क्या करता है, शादियां करता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका अभिजात या अमीर वर्ग के साथ शादी, या फिर उसका नाम क्या है, प्रजापत्य विवाह। अब देखो, ये जो 4 फॉर्म ऑफ मैरिज देखी गई हैं, ये उच्च कोटि की मानी गई हैं। देखो, इसमें परमिशन आपके पेरेंट्स की रहती है, क्योंकि सभी में क्या होता है, जो दोनों पक्ष होते हैं उनकी परमिशन रहती है, जिसके कारण इन मैरिजेस को उच्च कोटि की जो मैरिजेस माना जाता था। अब निम्न कोटि की जो मैरिज मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर किसी को ऐसा लगे कि हमने तो लव मैरिज की है लेकिन उसको निम्न कोटि का बताया जा रहा है, मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया है, जिस तरीके से शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे देखें, गंधर्व विवाह ये आ गया है, इसी को कहते हैं प्रेम विवाह। क्या कहते हैं, प्रेम विवाह। यानी कि इस विवाह के अंदर जब लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद क्या है, शादी करते हैं, लेकिन इसमें परिवार की सहमति नहीं होती है, इसी को क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। अगला है असुर विवाह। क्या है, असुर विवाह।
असुर विवाह इस भी एक ऐसा ही रूप है ये, लेकिन इससे अलग है। कैसे? अब जब कन्या पक्ष को कुछ क्या दी जाती है, राशि दी जाती है। राशि का मतलब क्या है? कन्या पक्ष को कुछ पैसे देकर फिर क्या की जाती है, शादी की जाती है, उसको असुर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? असुर विवाह। यानी कि आप आज भी सोसाइटी के अंदर देखते हो कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो परफॉर्म की जाती है। जिन परिवार में लड़कों की शादी नहीं हो पाती तो वो अदर स्टेट या अदर इलाके में जाते हैं, वहां पर कुछ पैसे देकर फिर क्या करते हैं, शादियां करते हैं। तो वो विवाह क्या कहलाता है? आपका असुर विवाह कहलाता है। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह ये क्या है? अपहरण। अपहरण का मतलब क्या होता है? किसी लड़की को किडनैप करके जबरदस्ती उसके साथ शादी कर लेना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। यानी कि लड़की की कोई मर्जी नहीं कि वो उनसे शादी करे, लेकिन जबरदस्ती जो एक मेल है वो जबरदस्ती उसको किडनैप करता है, फिर उसके बाद उसके साथ शादी करता है, तो वो क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। लास्ट है पिशाच विवाह। ये सबसे रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती है। यानी कि आपका पिशाच विवाह, जो लड़की होती है उसको बेहोशी की हालत में जो उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए जाते हैं, उसके बाद उनसे शादी की जाती है, वो कौन सा विवाह कहलाता है? पिशाच विवाह कहलाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि मनुस्मृति के अंदर आपकी कितनी फॉर्म ऑफ मैरिज बताई गई हैं। आपकी 8 फॉर्म ऑफ मैरिज बताई गई है, जिसके अंदर 4 को उच्च कोटि का माना गया है और 4 को निम्न कोटि का माना गया है। उम्मीद करती हूँ ये 12th क्लास का जो चैप्टर है अर्ली सोसाइटीज के अंदर, जिसमें 4 प्रकार की मैरिजेस को एक्सप्लेन किया गया है, मैंने आपको 8 प्रकार की मैरिजेस को बता दिया है। यानी कि उनमें इनमें से 2 और इनमें से 2 को बताया है, मैंने आपको 8 बताया है। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से फॉर्म ऑफ मैरिजेस आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए बेटे आप अगली क्लास के लिए इंतजार करें। मैं 12th क्लास की अगली क्लास बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तब तक आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, वहां से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।